अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो कस्बा देहात नुमा था। उसमें शहरों वाली बातें ये थीं कि एक रेलवे स्टेशन था, डाकखाना और थाना था और सरकारी अस्पताल था। इसके अलावा इसमें एक प्राइमरी और एक हाई स्कूल था। 2 बाजार थे, 2 प्राइवेट डॉक्टर भी थे। देहात नुमा इसलिए था कि अक्सर लोग, जिनमें मुसलमान ज़्यादा थे, काश्तकार थे। कस्बे के साथ और कुछ दूर उनके खेत थे। ये काश्तकार देहातियों की तरह कपड़े नहीं पहनते थे। इनकी आदतें और खसलतें देहातियों जैसी और लिबास शहरियों जैसे थे। सुबह की अजान से कुछ देर पहले मुझे बीवी ने बड़ी गहरी नींद से जगाया और बताया कि थाने से कांस्टेबल आया है। मैं बाहर निकला। कांस्टेबल ने बताया कि एक आदमी को लाए हैं, बेहोश है, कोई जख्म नज़र नहीं आता। मैं उन्हीं कपड़ों में थाने चला गया। बरामदे में चारपाई रखी थी, उस पर एक जवां साल आदमी पड़ा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30 साल के लगभग थी। शहरी मालूम होता था। मैंने उसकी नब्ज पर हाथ रखा। वो जिंदा था। उसके जिस्म को मुआयना उलट पुलट कर किया। साफ पता चलता था कि उसे डंडों और घूंसों से पीटा गया है। सर पर 2 जगह उभार था। खून कहीं से भी नहीं निकला था। मैंने उसे फौरन सिविल अस्पताल भेजा। एक हेड कांस्टेबल को ये कहकर साथ भेजा कि डॉक्टर को कहे कि नज़ाई बयान लेना है। मैंने सबसे पहले जख्मी की जामा तलाशी ली थी। उसने लट्ठे की कमीज पहनी हुई थी, जिसकी एक जेब ऊपर थी और एक पहलू में। दोनों जेबें खाली थीं। मैंने उसकी उंगलियां भी देखी थीं। बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ वाली उंगली पर साफ निशान देखा, जो ये शहादत देता था कि इस उंगली में लंबे अरसे से अंगूठी रही है। ये मैंने इसलिए देखा था कि मुझे रहजनी का शक था। रहजनी का शक इसलिए हुआ था कि ये शख्स कस्बे की किसी गली में बेहोश पड़ा नहीं पाया गया था, बल्कि ये कस्बे से 2-2.5 फरलांग दूर खेतों के दरमियान से गुजरने वाली पगडंडी पर पड़ा पाया गया था। वहाँ इसे ज़दोकोब किया गया, जिसकी एक वजह यह हो सकती थी कि किसी के साथ दुश्मनी थी और दूसरी वजह रहजनी हो सकती थी। मजरूब की शनाख्त हो गई थी, जो इस तरह हुई कि 2 आदमी एक गांव से शहर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने मजरूब को रास्ते में पड़ा देखा। आजकल कोई भी इस तरह रास्ते में बेहोश पड़े हुए आदमी को उठाकर थाने या हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता। लोग डरते हैं कि पुलिस उन्हें ही धर लेगी और या फिर गवाह बनना पड़ेगा, और मालूम नहीं कि जख्मी या मुलजिमों के मुतालिक पुलिस का क्या रवैया हो। इसके अलावा लोग ये भी जानते हैं कि मुकदमे में 2-2, 3-3 साल चलते रहते हैं। अदालत में गवाही देने के लिए बुला लेते हैं, लेकिन कोई गवाही नहीं होती। तारीखों पे तारीखें पड़ती चली जाती हैं। उन वक्तों में लोगों में हमदर्दी का जज्बा होता था। कानून और पुलिस की मशीनरी सही लाइनों पर चलती थी। किसी बेगुनाह को सज़ा मिलने का एहतमाल बहुत ही कम होता था। लोगों में हमदर्दी ये होती थी कि ये शख्स जिंदा है और अगर इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो ये बच रहेगा। चांदनी रात थी। इन 2 आदमियों ने इधर उधर देखा। गंदम की फसल खलियानों में पहुंच गई थी और हर खलियान की चौकीदारी के लिए एक एक आदमी वहां सोया हुआ था। इन दोनों आदमियों ने एक खलियान में जाकर वहां सोए हुए एक आदमी को जगाया और उसे बताया कि एक आदमी रास्ते में बेहोश पड़ा है, जो शहरी मालूम होता है। इस आदमी ने साथ वाले खलियान में सोए हुए आदमी को जगाया। उन्होंने चारपाई उठाई और मजरूब तक पहुंचे। चांदनी तो थी, फिर भी उन्होंने माचिस जलाकर देखा। खलियान वाले आदमियों ने उसे पहचान लिया। उसका नाम अबू सर था। वो इसी कस्बे का रहने वाला था। उसके खानदान की जमींदारी थी। मजरूब के घर वालों को इतला देने की बजाय इन चारों आदमियों ने उसे चारपाई पर डाला और थाने ले आए। जो आदमी मजरूब को उठाकर लाए थे, उन पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। अगर ये वारदात उन्होंने की होती तो वो थाने ना आते। मैंने इन 2 आदमियों को ये कहा कि मैं कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर लूँ, वो ज़रा थाने में मौजूद रहें। खलियान वाले 2 आदमियों में से एक को कहा कि वो मजरूब के घर जाकर इतला दे। खलियान वाले दूसरे आदमी को मैंने कुछ मालूमात हासिल करने के लिए अपने पास बिठा लिया। मजरूब के खेत इस आदमी के खेतों के करीब थे। यह आदमी किसान था और किसी की ज़मीन पर यह बटाई पर काश्तकारी करता था। अबू सर को तुम अच्छी तरह जानते हो? मैंने उससे पूछा। हाँ जनाब, उसने जवाब दिया। एक तो वो इसी शहर का रहने वाला है और दूसरा ये कि उसके खेत हमारे खेतों के साथ हैं। क्या ये रात अपने खलियान में सोया था? नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। उसे खलियान में सोने की क्या पड़ी है? उसने
ज़मीनें बटाई पर दे रखी हैं। कैसा आदमी है? शौकीन मिजाज आदमी है, उसने जवाब दिया। मैं और तो कुछ नहीं जानता। उसकी या उसके ख़ानदान की किसी के साथ दुश्मनी होगी? कभी सुना नहीं, उसने जवाब दिया। हम तो मज़ारे हैं जनाब, अलग थलग रहते हैं। इन लोगों की अपनी दुनिया है, अंदर की बातें हम नहीं जानते। तुमने कहा है कि अबू ज़र शौकीन मिजाज आदमी है। मैंने कहा, क्या शौकीनी करता है? शौकीनी यही होती है जनाब कि अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है, उसने जवाब दिया। कोई खूबसूरत औरत गुजरे तो उसे देखता है, अगर वो औरत जान पहचान की हो तो उसे रोककर बातें करता है। रहन सहन भी अमीरों जैसा है। हम गरीब लोग इसी को शौकीनी कहते हैं। मैं इस ख्याल से इस आदमी से मजरूब के मुतालिक पूछ रहा था कि इसकी किसी के साथ अदावत होगी, लेकिन यह आदमी मुझे इससे ज़्यादा कुछ न बता सका। अस्पताल से रिपोर्ट आने तक मैं घर गया, वर्दी पहनकर जल्दी जल्दी नाश्ता किया और थाने आकर इन आदमियों को साथ लेकर उस जगह चला गया जहां मजरूब पड़ा पाया गया था। वो चूँकि पगडंडी थी, देहाती इलाके के लोग इस पगडंडी से शहर आते थे। ये पगडंडी सूरज निकलने से पहले ही इस्तेमाल होनी शुरू हो गई थी, यानी लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। इसीलिए वहाँ मुलजिम या मुलजिमों के खुरों की उम्मीद रखना बेकार था। वहाँ से तो मवेशियों के रेवड़ भी गुजर गए थे। चूँकि जो जगह मुझे दिखाई गई वहाँ पगडंडी के दोनों तरफ छुपकर बैठने की मौजूद जगह थी। वहाँ से पगडंडी मुड़ती थी और पगडंडी के दोनों तरफ किनारे ऊंचे थे। उनके पीछे खेत थे जो कुछ गहराई में थे। मैंने दोनों तरफ देखा। एक तरफ पाँव के निशान थे, लेकिन वो इस तरह एक दूसरे पर चढ़े हुए थे कि कोई खुरा अलग करके पहचानना मुमकिन नहीं था। मैंने पगडंडी के उस किनारे को हर तरफ से बहुत गौर से देखा। ऐसे निशान मिलते थे जिनसे पता चलता था कि यहाँ से आदमी ऊपर होकर नीचे उतरे हैं। खोजी को बुलाने का कोई फायदा नहीं था। मैं मजरूब के निज़ाई बयान की उम्मीद लगाए हुए था। देखना ये था कि वो बयान देने के लिए होश में आता है या बेहोशी में ही रुखसत हो जाता है। मौका वारदात पर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए वहाँ से चल पड़ा। एक कांस्टेबल जो मजरूब के साथ जाने वाले हेड कांस्टेबल के साथ गया था, मुझे अपनी जानिब आता दिखाई दिया। उसने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि मजरूब होश में आ गया है और डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है। मैं अस्पताल चला गया और मजरूब को अच्छी हालत में पाया। बयान दे सकते हो अबू ज़र? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने जवाब दिया। उसे दूध पिलाया जा चुका था, डॉक्टर ने दवाएं भी दी थी। मैं उसके पास बैठकर बयान लेने लगा। उसने एक गांव का नाम बताकर कहा कि वहां के एक आदमी से कुछ रकम लेनी थी। एक दो और काम भी थे। इनमें बहुत देर हो गई। दोस्तों ने रोक लिया। उनके पास बैठे और भी ज़्यादा देर हो गई। मेरा ख्याल है कि 11 बज गए होंगे। मैं दोस्तों की जिद के बावजूद कि रात वहीं गुजारूं वापस चल पड़ा। 1.5 मील कुल फासला है। शहर से थोड़ी ही दूर रह गया था तो अचानक 3 आदमी छुपे हुए उठे। वो 2 मेरे आगे एक पीछे था। मैं खाली हाथ था। मेरे सर पर कुल्ले वाली बंधी हुई पगड़ी थी। सामने वाले आदमियों ने एक मुक्का मुझे पेट में मारा। मैं दोहरा हो गया और मेरे सर से पगड़ी गिर पड़ी। एक टक्कर मेरे पेट में मारी और मैं एक तरफ को मुड़ा तो मेरे सर पर लाठी की ज़रब पड़ी। इसके फौरन बाद मुझे गशी आ गई और अब थोड़ी देर पहले होश आई तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पड़ा देखा। क्या तुम्हारी किसी उंगली में अंगूठी थी? हाँ जी, उसने बाएं हाथ की उंगली दिखाई। उसने बायां हाथ उठाकर उल्टा करके अपने सामने किया और कहने लगा, अब नहीं है। अंगूठी सोने की थी। मैं देख चुका हूँ कि मेरे पहलू की जेब में 250 रुपया था, जो अब नहीं है। ये उन्होंने ही निकाला होगा जिन्होंने मुझे मारा है। क्या तुमने किसी को पहचाना नहीं? चेहरे दिखने की तो मुझे मोहलत ही नहीं मिली, उसने जवाब दिया। हालांकि चांदनी बड़ी साफ थी। मारने से पहले उन्होंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो निकाल दो? नहीं, उसने जवाब दिया। किसी के साथ दुश्मनी? ना जी, उसने वसूख से जवाब दिया। ऐसी खूनी दुश्मनी तो किसी के भी साथ नहीं। मुझे ख्याल आया कि ये शख्स उस गांव में रकम लेने के लिए गया था। रकम 250 रुपये थी, जो आजकल बिल्कुल मामूली लगती है, लेकिन उस वक्त 250 आज के 4000 रुपयों के बराबर थे। मुझे शक हुआ कि उसने रकम ली और किसी जुराइम पेशा आदमी ने देख ली। वो पहले ही आकर यहाँ छुप गए और इसे बेहोश करके फेंका और रकम के साथ सोने की अंगूठी भी ले गए। मैं इस शक की बिना पर उससे पूछगछ करने लगा। मैंने जब उससे 3-4 सवाल पूछे तो वो मेरे शक को समझ गया। आपका शक दुरुस्त हो सकता है, उसने कहा, लेकिन मुझे लूटने वाले कोई और नहीं हो सकते। वो यही लोग होंगे जिनसे मैं रकम लाया था।
ये मेरे मज़ारे हैं, मेरे नौकर नहीं। मैंने अपनी आधी ज़मीन इन्हें बटाई पर दी हुई है, बाकी आधी मज़ारों के एक और ख़ानदान के पास है। ये एक और गांव के रहने वाले हैं और शरीफ लोग हैं। दूसरे मज़ारे जिनसे मैं रकम लाया था ज़रा उस्ताद किस्म के लोग हैं। क्या उन्होंने ये रकम तुमसे उधार ली थी? नहीं, उसने जवाब दिया। 2 साल गुजरे, उन्होंने मुझसे पूछे बगैर मूंग और माश बाहर बेच डाली और पैसे मुझे देने की बजाय अपनी एक बेटी की शादी पर खर्च कर दिए। उन्होंने मुझे बता दिया था कि इसी मकसद के लिए उन्होंने ये फसल बेची थी और रकम कर्ज के तौर पर अपने पास रख ली थी। इससे अगले साल उन्होंने फसल पर मुझे कर्ज में से कुछ भी वापस न किया। मुझे शक होने लगा कि ये लोग रकम दबा जाएंगे। मैं 3 महीनों से उनके पीछे पड़ा हुआ था कि रकम वापस करें। ये टाल रहे थे। मैंने आखिर इन्हें धमकी दी कि इनसे ज़मीन वापस लेकर दूसरे ख़ानदानों को बटाई पर दे दूंगा। तुमने इन्हें गाली गलौज भी की होगी। वो तो करनी ही थी जनाब, उसने कहा, वरना रकम फंसी रहती। गाली गलौज तो बहुत करनी पड़ी। मुझे इन्हीं के एक रिश्तेदार ने परसों बताया था कि इनके पास पैसे आ गए हैं। मैं दिन के वक्त न जा सका। एक काम में ऐसा फंसा कि शाम हो गई। मैं शाम को ही चला गया, सीधा उनके घर गया और कहा कि मैं आज सारी रकम लेकर ही जाऊंगा। वो कभी मेरे आगे हाथ जोड़ते, कभी कोई बहाना पेश कर देते, लेकिन मैंने उनका पीछा न छोड़ा। आखिर वो रकम देने पर आ गए, लेकिन हिसाब में गड़बड़ कर रहे थे। इनका एक जवान बेटा है जो अपने आप को बदमाश समझता है, कोई काम नहीं करता, जुआ खेलता है और चेस वगैरह भी पीता है। जब रकम का हिसाब हो रहा था तो वो मेरे साथ बड़े रौब से बात करता था। उसके साथ तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हुआ था? हाँ जी, अबूजर ने जवाब दिया। उसके साथ तो बहुत झकझक हुई थी और जब फैसला हो गया कि इतनी रकम बनती है तो उसने कहा था कि ये रकम हजम नहीं कर सकोगे। ये कहकर वो बाहर चला गया था। उन लोगों का ख्याल था कि मैं इनसे ज़्यादा रकम ले रहा हूँ, हालांकि मैंने 55 रुपये छोड़ दिए थे। वो बड़ी मुश्किल से 244 रुपयों पर राजी हुए और ये रकम मुझे दे दी। उसकी इन बातों से मुझे महसूस होने लगा कि इसे इन लोगों ने लूटा है। इसके पेश नज़र मैंने इससे कई और सवाल पूछे। उसके जवाबों से ये सूरत सामने आई कि उसने उन्हें डरा धमका कर और गाली गलौज करके ये रकम ली थी और वो समझते थे कि उनसे रकम ज़्यादा ले ली गई है। वो शरीफ और सीधे साधे लोग नहीं थे और उनका एक जवान आदमी बदमाश भी था। 3 आदमी और भी थे, दोनों इस बदमाश के भाई थे और तीसरा उनका बाप था। अबू ज़र अभी चल फिर नहीं सकता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ न ले जा सका। मेरे लिए फौरी तौर पर इस गांव जाना ज़रूरी था जहां से अबू ज़र रकम लाया था। जाने से पहले मैंने इन आदमियों को फारिग करना ज़रूरी समझा जो अबू ज़र को बेहोशी की हालत में उठा लाए थे। इन चारों को बुलाकर अबू ज़र के सामने खड़ा किया। 2 को उसने पहचान लिया, वो इसी कस्बे के रहने वाले थे। दूसरे 2 आदमी उसके लिए अजनबी थे। मेरे पूछने पर अबू ज़र ने बताया कि इनमें से किसी पर उसे शक नहीं, ना ही किसी के साथ अदावत या लेन देन है। मैंने इन चारों के नाम पते वगैरह लिखकर इन्हें कहा कि अदालत में गवाही के लिए पेश होना पड़ेगा। फिर इनका शुक्रिया अदा करके इन्हें फारिग कर दिया गया। मैं उस गांव में एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों के साथ दाखिल हुआ तो गांव में भगदड़ मच गई। नंबरदार को इतला मिली तो वो दौड़ा दौड़ा आया। मैं उसे अबू ज़र के मज़ारों के घर तक ले चलने को कहा और वो मुझे वहां ले गया। देहात के घरों के दरवाजे खुले रहते हैं। मैं मज़ारों के घर में दाखिल हो गया। घर में 2 आदमी और 3 औरतें थीं। 2-3 बच्चे भी थे। जाहिर है कि वो पुलिस को देखकर बहुत घबराए। इन आदमियों में एक बूढ़ा था। मैंने उससे उसके बेटे के मुतालिक पूछा जो अबू ज़र ने बताया था कि बदमाश है। मैंने बूढ़े को संभलने और सोचने की मोहलत न दी। बिल्कुल सही बताना, मैंने कहा और एक तीर चलाया। वो रात को बाहर निकला था, थोड़ी देर पहले आ गया था हुजूर, बूढ़े ने कहा। फिर कहीं निकल गया है? उसने हाथ जोड़कर पूछा। उसने क्या किया है हुजूर? वो रात को वापस नहीं आया था। मैंने उसके सवाल का जवाब न दिया। हाँ हुजूर, उसने कहा, वो रात को वापस नहीं आया था। कहाँ रहा रात भर? मैंने पूछा। तुमने पूछा था? नहीं हुजूर, बूढ़े ने जवाब दिया। पूछो तो खफा होता है। मैंने नंबरदार से कहा कि उसे ढूंढ कर ले आओ। उसका नाम दाऊद था। इस मकान के 2 कमरे थे और ये कच्चा मकान था। मैंने अपने आदमियों को साथ लेकर खाना तलाशी शुरू कर दी। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ज़रूरी बात सुना देता हूँ। देहात में लोग कमरे के कोने में मट्टी के बर्तन इस तरह रखते हैं कि मट्टी की नई हांडी के ऊपर हांडी या डोली रखी होगी, उसके ऊपर फिर हांडी या डोली और इस तरह 4-5 हांडियाँ और डोलियाँ और 1-2 देगचियाँ एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं।
किसी में गुड़ होता है, किसी में शक्कर, किसी में दाल वगैरह, और इनमें से किसी में पैसे रखे होते हैं। इस घर में भी हांडियाँ डोलियाँ एक कमरे के कोने में ऊपर नीचे रखी थी। मैंने इन्हें हटा हटा कर देखा। सबसे नीचे वाली डोली में 5-5 के नोट और 1-1 रुपए के सिक्के कपड़े की एक गट्ठी में रखे हुए बरामद हुए। मैंने रकम गिनी, 210 या 215 रुपए थे। वो इतने अमीर लोग नहीं थे। इनके पास इतनी रकम शक पैदा करती थी। वो गुज़िश्ता रात 244 रुपए अबूज़र को दे चुके थे। मुझे शक हुआ कि ये वही रकम है जो उन्होंने अबूज़र को दी थी और वो रकम वापस आ गई है। घर में जो दूसरा आदमी था वो इस बूढ़े का बड़ा बेटा था। मैंने बूढ़े से पूछा कि ये रकम कहाँ से आई है। उसने मुझे अच्छी तरह समझाया कि कितनी रकम कहाँ से और कितनी कहाँ से आई है, लेकिन मैं नहीं मान रहा था। मैं कहता था कि ये रकम अबूज़र की जेब से निकाली गई और मैं इन्हें ये भी कहता था कि रकम पूरी करो और अंगूठी भी दो। मैंने उसके बड़े बेटे को भी अपने सामने खड़ा कर लिया था। बाप बेटा कस्में खाते थे और कहते थे कि वो मुझे शहादत मुहैया कर देंगे कि ये रकम कहाँ कहाँ से आई थी। अभी वक्त है, मैंने कहा। पूरी रकम और अंगूठी दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा, किसी को गिरफ्तार भी नहीं करूंगा। नहीं मानोगे तो तुम्हारी औरतों को भी थाने ले जाऊंगा। दाऊद अभी नहीं आया था। कुछ देर बाद नंबरदार आया और मुझे अलग करके बताया कि दाऊद गांव में ही था। उसने जब शोर सुना कि पुलिस आई है तो वो गांव से खिसक गया। नंबरदार को ये इत्तला एक आदमी ने दी थी। मैंने नंबरदार से पूछा कि दाऊद कैसा आदमी है। नंबरदार ने उसके मुतालिक कोई अच्छी रिपोर्ट न दी, बल्कि कुछ ऐसी बातें बताईं जिनसे मेरा ये शक मज़ीद पुख्ता हो गया कि दाऊद ने ज़रूर हाथ मारा है। मैंने घर के तमाम अफराद को, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, थानेदारों के रौब से कहा कि सब थाने चलो। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो फ़ौरन मेरे आगे आगे नहीं चल पड़े होंगे। बूढ़ा और उसकी बीवी मेरी मन्नतें करने लगे। दूसरी 2 औरतें इतना डरी कि एक कमरे में चली गईं। मैंने ज़्यादा और रौब गांठा। नंबरदार भी इन्हें कह रहा था कि वो थाने चले जाएं, लेकिन वहाँ तो बाकायदा मातम की फ़ज़ा बन गई। मैंने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलों से कहा कि इन्हें बाहर निकालो। मेरे आदमियों ने सबको हाँकना शुरू कर दिया। मैं दरअसल अभी इन्हें थाने नहीं ले जा रहा था, अभी इन्हें चौपाल में बिठाना और हर एक से अलग अलग पूछगछ करनी थी। मैं सहन में खड़ा था। इस घर की एक जवान औरत मेरे पास आई। वो मेरे साथ कोई बात करना चाहती थी। इस औरत की उम्र 26-27 साल होगी। बड़े दिलकश चेहरे और जिस्म की औरत थी। नक्शो निगार भी अच्छे और रंग भी साफ था। मैं उसे सहन में ही ज़रा परे ले गया था। उसने जब मेरे साथ बात की तो मैंने देखा कि ये बड़ी दिलेर औरत है और डरने वाली नहीं। बात बड़े पक्के तरीके से करती थी। दाऊद ने अगर कुछ किया है तो मैं इसकी कसम नहीं खाती, उसने कहा। मेरी इस बात पर गौर करें, ये शख्स अबूज़र हमसे बदला ले रहा है। उसने आपको हमारे पीछे डाल दिया है। क्या तुम्हें मालूम है कि अबूज़र पर क्या बीती है? हाँ जी, उसने जवाब दिया। ये खबर गांव में पहुंच चुकी है कि रात को किसी ने रास्ते में उसे मारा है और वो अब हॉस्पिटल में है। अब बात करो, मैंने कहा। बात यह है जी, उसने बताया। 2-3 महीनों से अबूज़र बुरी नीयत से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। खेतों में इतना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन उसने मेरे पीछे खेतों में भी आना शुरू कर दिया। मैं उसकी नीयत को समझ गई थी। हम लोग उसके मुकाबले में गरीब हैं और उसी के खेतों से अपनी रोज़ी पूरी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी इज्जत उसके हवाले कर दें। मैंने अपने खामिद को बता दिया था, और बताया इसलिए था कि मेरे खामिद को कोई और ही शक ना हो जाए। खामिद ने मुझे कहा कि इसको टालने की कोशिश करो। अगर कभी दस्त दराजी करे तो फिर बताना। 7-8 रोज़ गुजरे तो उसने दस्त दराजी भी कर दी। मैंने उसे कहा कि फिर कभी उसने ऐसी हरकत की तो मैं अपने खामिद और उसके भाइयों को बता दूंगी। ये कहने लगा कि तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुमसे जो रकम लेनी है वो दूसरे हाथों वसूल कर लूँगा, और अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम लोगों को आधी रकम छोड़ दूँगा। मैंने उसे कहा कि ख़जाना मेरे कदमों में रख दो तो भी मैं तुम्हारी बात पर नहीं आऊँगी। उसने मुझ पर बहुत रौब झाड़ा और ये भी कहा था कि मैं तुमसे अपनी ज़मीन वापस ले लूँगा। मैं इसे वहीं छोड़कर आ गई। मैंने उसे बहुत बुरी बातें कही थी। मैंने खामिद को बताया कि आज ये बात हुई है। अबूज़र अभी खेतों में ही घूम फिर रहा था। मेरे खामिद ने उसे जा पकड़ा। मैं बहुत डरी कि लड़ाई झगड़ा होगा तो पुलिस हम गरीबों को ही पकड़ेगी, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना हुआ। कुछ बदकलामी ज़रूर हुई। अबूज़र ने मेरे खामिद को भी वही धमकियाँ दी जो वो मुझे दे चुका था। एक ये
कि अपनी रकम फौरन वापस लूँगा और दूसरी ये कि अपनी ज़मीनें वापस लेकर किसी और को बटाई पर दे दूँगा। मेरे खामिन ने उसकी बहुत बेइज्जती की। अगले ही रोज़ अबू ज़र ने रकम मांग ली। मेरे खामिन और ससुर ने जब उसे ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हम इसे रकम वापस दे देंगे। मैंने उससे पूछा कि ये बात तुम्हारे खामिन के अलावा किस किस को पता थी? क्या दाऊद को मालूम थी? नहीं, उसने जवाब दिया, ये सिर्फ मेरे खामिद को मालूम है। दाऊद उसी वक्त रात को घर से निकल गया था जब अबू ज़र भी हमारे घर में बैठा हुआ था। मैं इस देहाती औरत के साथ ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। मेरा शक ये था कि दाऊद पहले घर से निकल गया था और 2 आदमियों को साथ लेकर अबू ज़र के रास्ते में जा बैठा। फिर उसने वारदात की। अब इस औरत की बात सुनकर मेरे शक में ये इजाफा हो गया कि दाऊद को मालूम था कि अबू ज़र ने उसकी भाभी पर दस्तराजी की है, लिहाजा उसने इस बेइज्जती का इंतकाम लिया। ये देहाती औरत सादगी में बता बैठी थी कि उसके साथ अबू ज़र ने ये सलूक किया था। वो समझ न सकी कि वो मेरे शक को मज़ीद पुख्ता कर रही है। मैं वहीं बैठ गया। मैंने देखा कि इस औरत के आंसू बहने लगे थे। मैंने उसे कहा कि वो अपने खामिद को मेरे पास भेजे। उसका खामिद मेरे पास आया तो मैंने उससे इस वाक़े के बारे में पूछा, लेकिन उसे कोई इशारा न दिया कि अबू ज़र का उसकी बीवी के साथ क्या ताल्लुक़ था। खामिद ने बिल्कुल वही बात सुना दी जो उसकी बीवी सुना चुकी थी। नेज़ उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि अब के दाऊद ने हमारी बातें सुन ली हों। हुजूर, उसने कहा, अगर मेरे ये 2 मासूम बच्चे ना होते तो मैं इस शख्स को सारे गांव के सामने कत्ल करके थाने चला जाता। ये लोग समझते हैं कि गरीबों की इज्जत ही नहीं होती। उसने हमसे रकम मांगी, हमने अपने आप को मजबूरी और मुश्किल में डालकर उसे रकम दे दी। अब हम उसकी ज़मीनें छोड़ देंगे। बाकी जो रकम आपने बरामद की है, ये मैं आपको बता दिया है हमने कि कहाँ से आई है। आप हाकिम हैं, हम चोर नहीं कि उसके पीछे जाकर उसे मारते और रकम उसकी जेब से निकाल लेते। दाऊद के मुतालिक क्या कहते हो? हमारे इस भाई ने हमें बहुत ख़राब किया हुआ है, इसने जवाब दिया। निकम्मा और निखट्टू हो गया है, तकिए पर वक्त गुजारता है, जुआ खेलता है, चेस पीता है और इसकी वजह से हमारा सारा ख़ानदान बदनाम हो गया है। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो इतनी हिम्मत वाला नहीं कि वो इतनी ऊंची ज़ात के आदमी पर इस तरह हमला करे और उसे लूट ले। ये तो मैंने देखना था कि वो इतनी हिम्मत वाला था या नहीं। मैंने इस घर की औरतों को तो न छेड़ा, इनके आदमियों को अपने साथ चौपाल में ले गया। इनका एक भाई और भी था, वो भी आ गया। मैंने नंबरदार को अपने पास बिठाया और उससे इस ख़ानदान के हर फर्द के मुतालिक राय ली। नंबरदार ने चालाक बनने की कोशिश की। मैंने महसूस कर लिया कि वो अबू ज़र की हिमायत में बात करना चाहता है। मैंने उसे वहीं रोक दिया। तुमने इन गरीबों को धमकियाँ दे देकर इनसे अबू ज़र को ज़्यादा रकम दिलाई है, मैंने कहा, और तुमने अबू ज़र को बदमाशी में मदद दी है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी ज़ात और कबीले का आदमी है। क्या तुम मुझे गुमराह कर सकोगे? मैं तुम्हें इनके साथ तुम्हें भी थाने ले जाऊँगा। मेरे साथ सही बात करो और वरना नंबरदारी से भी हाथ धो बैठोगे। इस तरह कुछ और डांट डपट करके मैंने नंबरदार का दिमाग दुरुस्त कर दिया। उसने जो सही रिपोर्ट मुझे दी वो ये थी कि अबू ज़र इस औरत को फांसना चाहता था। अबू ज़र के साथ उसका दोस्ताना था। उसके मुतालिक नंबरदार ने बताया कि औरतों का शिकारी है। दाऊद के मुतालिक उसने वही राय दी जो दाऊद का भाई दे चुका था। उसने ये भी बताया कि दाऊद ने कभी कोई वारदात नहीं की, लड़ने झगड़ने वाला आदमी भी नहीं है। नंबरदार के साथ ये बातें हो ही रही थी कि मुझे इत्तला मिली, दाऊद आ गया है। मैंने उसे इसी वक्त बुला लिया और नंबरदार को बाहर भेज दिया। रात कहाँ गुजारी है? मैंने उससे पूछा। तकिए पर, उसने जवाब दिया। सारी रात वहाँ क्या करते रहे? शुगल मेला करते रहे हुजूर, उसने जवाब दिया। वहीं आंख लग गई और सुबह हो गई। अब सीधी बात करो दाऊद, मैंने उसे कहा। बाकी रकम कहाँ है? जुए में हार दी है। मैंने कोई रकम नहीं हारी, उसने जवाब दिया और पूछा, आप कौन सी रकम की बात कर रहे हैं? जो तुमने अबू ज़र की जेब से निकाली है, मैंने कहा। नहीं जनाब, उसने कहा, मैंने किसी की जेब से रकम नहीं निकाली। अबू ज़र अभी हमारे घर में बैठा हुआ था जब मैं बाहर चला गया था। उसके साथ जो मकालमाबाजी हुई वो लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो फ़ौरन मान जाता। ये तो मुझे तकिए से मालूम करना था कि वो किस वक्त तकिए में आया और किस वक्त वहाँ से गया, और क्या उसके पास हारने के लिए रकम थी या नहीं। मैंने उससे पूछ लिया कि वहाँ और कौन कौन था।
उसने 3 या शायद 4 आदमियों के नाम बताए थे। मैंने नंबरदार से कहा कि वो इन सब आदमियों को बुलाए। इनमें से 2 जल्दी आ गए। ये दोनों तकिए के मलंग थे। मैंने बारी बारी इनसे पूछगछ की। इससे मुझे ये मालूम हुआ कि दाऊद रात के पहले पहर तकिए पर गया था। फिर 2-3 आदमी और आ गए थे। उन्होंने बाजी भी लगाई थी। दाऊद के पास 3 या 4 रुपए थे। उसने 2 या 3 रुपए हारे थे, फिर ये नहीं खेला। इसकी वजह शायद ये थी कि इसने चर्स मामूल से ज़्यादा पी ली थी और एक तरफ होकर लेट गया था। घंटे 2 घंटे के लिए बाहर गया होगा। मैंने कहा, नहीं सरकार। दोनों मलंगों का यही जवाब था। इससे तो पाँव पर खड़ा नहीं हुआ जाता था। ये नशे में ऐसा बेहोश हुआ कि सुबह सूरज निकल आने के बाद ही इसकी आंख खुली है। मैंने इन दोनों से ये पूछना था कि दाऊद ने अबू जर के मुतालिक कोई बात की थी। दोनों ने मुझे यही बताया कि सिर्फ बात ही नहीं की थी बल्कि उसे गालियां भी देता था। गालियां क्यों देता था? कहता था कि वो धौंस जमा कर रकम ज़्यादा ले गया है। मलंगों ने मुझे बताया। वो ये भी कहता था कि हम इसकी ज़मीनें तो छोड़ देंगे, लेकिन मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। जहाँ मौका मिला बदला लूँगा। इन दोनों मलंगों से मैंने बहुत देर तक पूछगछ की थी। इतने में 3 और आदमी आ गए थे। मैंने इन्हें भी बारी बारी बुलाया और वही सवाल किए जो मैंने मलंगों से पूछे थे। इन तीनों के जवाब मलंगों से मुख्तलिफ नहीं थे। इनमें 2 आदमी मुझे अक्ल वाले लगते थे। मैंने इन्हें बता दिया कि मेरा शक क्या है। दोनों ने कहा कि दाऊद में इतनी हिम्मत नहीं। वो कहते थे कि ये तो सिर्फ निखट्टू और आवारा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऐसे दोस्त हैं ही नहीं जो इस किस्म के जुर्म में उसका साथ दें। इन सब ने साबित कर दिया कि दाऊद तमाम रात तकिए में चर्स के नशे में बेहोश पड़ा रहा था। मगर मैं इन जुआरियों और चर्सियों पर इतनी जल्दी एतबार नहीं कर सकता था। यह मुमकिन था कि उन्होंने पहले ही बयान मिला लिए हों। मैं इन सबको दाऊद और उसके दोनों भाइयों और बाप को अपने साथ थाने ले गया। थाने में जाकर पता चला कि अबू जर बेहतर हो गया है और 1 या 2 दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये केस कत्ल का ना बना। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। मैंने एएसआई को कहा कि वो इलाके के रहजनों और सजा याफ्ता आदि मुजरिमों को थाने बुला ले। आजकल जुराइम के तौर तरीके और उसूल बदल गए हैं। मेरे वक्तों में जुराइम पेशा अफराद की अपनी अपनी लाइन थी। मसलन रहजन सिर्फ रहजनी करते थे, नकबजन नकबजनी के ही माहिर थे, वगैरह वगैरह। बास मुजरिमों का तरीका वारदात ख़ास नौइयत का होता था। वो हर वारदात एक ही जैसे तरीके से करते थे। रहसन अपने शिकार को मोहलत देते थे कि माल उसके हवाले कर दो और जाओ। हर रहसन के अपने अल्फाज होते थे। मैंने अपने इलाके के रहसनों को मैं अच्छी तरह जानता था। इनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसका तरीका वारदात ये होता, यानी शिकार को पहले मार पीट कर बेहोश किया, फिर उसकी जेब खाली करी। फिर भी मैंने जुराइम पेशा अफराद को बुलवा लिया। मैं अपने घर चला गया। ये वारदात इतनी संगीन नहीं थी कि मैं रात को भी तफ्तीश जारी रखता। मुझे ये शक भी होने लगा था कि अबू जर ने किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाला होगा और इस औरत के खामिन और भाइयों ने इससे इस तरह इंतकाम लिया होगा। मैं सुबह थाने आया। मैं गांव से जिन लोगों को अपने साथ लाया था उनके अलावा 3-4 जुराइम पेशा आदमी भी आ गए थे। मैं ये केस एएसआई को देने का इरादा कर चुका था। मैं थाने पहुंचा ही था कि एएसआई मेरे पास आया और मुझे अपने दफ्तर में ले गया। उसने एक हिंदू कांस्टेबल का नाम लेकर कहा कि मैं उसके बक्स की तलाशी लूं। वो आज आपसे 5 दिनों की छुट्टी मांगेगा। एएसआई ने कहा, छुट्टी के लिए वो कोई बहाना पेश करेगा। आप उससे पहले उसकी तलाशी लें। क्या है उसके पास? ये मेरा शक है। एएसआई ने कहा, मजरूब अबू जर की अंगूठी और रकम उसके पास है। उसने एक और कांस्टेबल का नाम लेकर कहा। उसने इस कांस्टेबल को बक्स के नीचे कुछ छुपाते देखा था। उसने झलक सी देखी थी। वो कहता है कि जो चीज़ उसने बक्स में कपड़ों के नीचे छुपाई है वो रकम है और उसके साथ अंगूठी है। वो कल से कह रहा है कि उसे छुट्टी जाना पड़ेगा। वो ये जाहिर कर रहा है कि उसे गांव के किसी आदमी ने आकर इतला दी है कि उसके घर में कोई मसला पैदा हो गया है। तुम्हें ये शक क्यों हुआ है? मैंने कहा, सोच लो। मैं उसकी तलाशी लूं और कुछ भी बरामद ना हो, मेरी शर्मसारी होगी। मुझे शक इसलिए हुआ है, एएसआई ने कहा, कल जब मजरूब को चरपाई पर थाने में लाए थे उस वक्त अभी अंधेरा था। इस अजान इसके बाद हुई थी। मुझे कांस्टेबल ने बताया है कि मजरूब की चारपाई बरामदे में रखी गई थी। हेड कांस्टेबल मुझे एक कांस्टेबल को आपको इतला देने के लिए भेजा।
اور ان سے ضروری باتیں پوچھیں۔ وہ باہر آیا تو یہ کانسٹیبل مضروب کی چارپائی سے ہٹ کر بیرک میں جا رہا تھا۔ باقی کانسٹیبل ابھی سوئے ہوئے تھے، برآمدے میں یہ اکیلا تھا۔ مجھے یہ ساری بات ہیڈ کانسٹیبل نے بتائی ہے۔ اسے بھی شک ہے کہ اس کانسٹیبل نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ اب یہ چھٹی کسی اور بہانے سے لے گا، لیکن یہ رقم اور انگوٹھی اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے جا رہا ہے۔